नमस्कार, ईशाविल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ईशाविल की चुनावी यात्रा बिहार चुनाव की लगातार शहर दर शहर आगे बढ़ती जा रही है और इस वक्त हम हैं बेगूसराय में और हमारे साथ हैं कन्हैया। सबसे पहले आपका स्वागत है आप ईशाविल में। आपका भी बेगूसराय में स्वागत है और धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग लोकेशन है, मचान है कन्हैया के घर के बाहर। आज रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि तबीयत थोड़ी नासाज लग रही है। नहीं, रेस्ट नहीं कर रहे हैं, तबीयत तो है नासाज खराब है, लेकिन आज दशहरा है। जी। दशहरे की वजह से जो है मेले का भीड़ भाड़ होता है, तो कोई जनसभा संभव नहीं है। और जनसंपर्क जो हम लोग करते हैं घर घर जा कर के, तो मेला की वजह से जो है घर पे कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग मेला देखने के लिए चले जाते हैं। तो इस वजह से जो है आज चुनाव में जो है थोड़ी सी, आप कह लीजिए कि एक गैप है, एक मोहलत है आराम के एक लिए। रिलीफ है कम से कम नेताओं के लिए भी जो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ शुरुआत में ही कि ऐसा लग रहा है अभी चुनाव जैसे जैसे वोटिंग के दिन करीब आ रहे हैं और 3 चरणों में बिहार का चुनाव है, एक चीज़ बहुत क्लियर हो रहा है कि एक जनरेशन, 2 जनरेशन का चुनाव लग रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार हैं, वो 15 साल बनाम 15 साल की बात कर रहे हैं, इसी में 30 साल बीत जाता है लगभग लगभग। कई जनरेशन, 2 जनरेशन तो निकल जाएंगे इसमें। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं जो 10 लाख नौकरियों का वादा करते हैं, तो उनके साथ एक हुजूम चल पड़ा है ऐसा लग रहा है जो युवाओं का है। आप खुद प्रचार में जा रहे हैं, आपकी भी सभाओं में युवाओं का काफ़ी इंटरेस्ट दिख रहा है इस वक्त। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि ये चुनाव कहीं ना कहीं 2 जनरेशन और 2 अलग अलग सोच के चुनाव में तब्दील होता जा रहा है? नहीं, सिर्फ 2 जनरेशन का चुनाव नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो जनरेशन अभी है और जो जनरेशन आने वाला है, ये दोनों का चुनाव है। ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हम लोगों की रैलियों में युवा ज़्यादा आ रहे हैं। वो वजह ये है कि हमने कोशिश की है कि जो समाज की समस्याएं हैं उसको अरेस्ट किया जाए। और बिहार में जब आप घूमेंगे और आप घूम रहे हैं, तो जो सबसे बड़ा सवाल बन करके उभरा है वो है रोजगार का सवाल। और रोजगार सीधे तौर पे पलायन से जुड़ता है। और बिहार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोगों ने देखा है कि कोई खास बदलाव नहीं आया है। सड़कें बनी हैं, गांव में बिजली पहुंचा है, लेकिन जिस तरीके से बिहार में अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, उसको एक्सप्लोर नहीं किया गया है। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, एक उदाहरण मैं बताता हूँ। हर कोई जानते हैं कि बिहार बाढ़ से जूझता है। बिहार के आधे हिस्से में बाढ़ की समस्या होती है और आधे हिस्से में सुखाड़ की समस्या होती है। तो ये अपने आप में बड़ा अजीबो गरीब मसला है कि एक तरफ पानी ही पानी है और दूसरी तरफ पानी है ही नहीं। उसका निदान अभी तक नहीं हुआ है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, 90 में लालू जी की सरकार बनी बनी थी, हम लोग 2020 में हैं, लगभग 30 साल जो हैं वो पूरे हो गए हैं। तो किसी और पे दोषारोपण करके हम अपनी जिम्मेवारियों से नहीं बच सकते हैं। 15 साल लालू जी के शासन में क्या नहीं हुआ, इस पे सवाल तो उठाते हैं नीतीश जी, लेकिन ये नहीं बता पाते हैं कि 15 साल जो उनको मौका मिला उसमें उन्होंने इन समस्याओं का निदान क्यों नहीं किया। जो बुनियादी सवाल है, जैसे डेवलपमेंट, विकास और सुशासन, ये दो बड़े शब्द जो हैं पिछले 15 साल में हर राजनीतिक चुनाव के दौरान जो है वो उछाले गए। इसकी हकीकत क्या है? हकीकत, आप बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए, एक स्टैंडर्ड को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि अगर बिहार में विकास हुआ होता और सुशासन सही मायनों में ज़मीन पे अगर लागू किया जाता तो पलायन रुक गया होता। पलायन अभी तक नहीं रुका है, चाहे शिक्षा के लिए, चाहे रोजगार के लिए, चाहे स्वास्थ्य के लिए, या फिर घूमने फिरने के लिए। मतलब एक मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई हर चीज़ के लिए बिहार के लोगों को पलायन करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि बिहार के लोगों के पास अपनी क्षमता नहीं है। आप देखिए कि बिहार की लड़की केरला में जाकर के टॉप कर रही है, जो कि पहले से 100% लिटरेसी वाला एक स्टेट है। इसका मतलब यह है कि हमको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है, हमारी संभावनाओं को यहाँ मार दिया जाता है। आप जब ऐसे घूमेंगे तो हर कोई ये बात स्वीकार करेगा कि बिहार के लोग राजनीतिक रूप से सजग होते हैं। ये हर कोई स्वीकार करेगा, पूरे देश के लोग इस बात को स्वीकार करेंगे। तो राजनीतिक रूप से अगर बिहार सजग है तो राजनीतिक बदलाव क्यों नहीं हो पा रहा है? राजनीतिक बदलाव इसलिए नहीं हो पा रहा है कि बिहार की राजनीति को पुरानी मान्यताओं में फंसा दिया गया है, उलझा दिया गया है। और यही कोशिश इस बार फिर भाजपा कर रही है
कि बार बार आप देखेंगे कि वो पुराने दौर में ले जाने की कोशिश करते हैं। हम लोग कहते हैं नया दौर है, नई समस्याएं हैं, नौजवान हैं, युवा हैं, नई बात कीजिए। उनके पास कहने को कुछ नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि दो सोच की लड़ाई बन गई है। एक सोच वो है जो हम कह रहे हैं कि सबको शिक्षा सबको काम, और वो कह रहे हैं हिंदू और मुसलमान। हम कह रहे हैं समान काम का समान वेतन, वो कह रहे हैं महंगाई। और ये जो सवाल हैं इसको आप तब तक ठीक नहीं कर सकते हैं जब तक आप जो है अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं करेंगे। लेकिन आत्मसम्मान का जहाँ तक सवाल है, आप मुझे बताइए, बिहार के लोग जो अपना घर बार छोड़ करके दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं या इलाज कराने के लिए जाते हैं या पढ़ने के लिए जाते हैं, तो आत्मसम्मान कहाँ बचता है? और मैं कई कई एक दो उदाहरण बता देता हूँ। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं कि 15 साल में उन्होंने बिहार को वो सब कुछ दिया जो 15 साल के लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में नहीं था। सड़कें नहीं थी, मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, और इस भय भय का माहौल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार इस बात पे जोर दे रहे हैं। और बीजेपी के बैनर्स पोस्टर्स अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं उसमें भरोसा दिलाया जा रहा है कि भय का जो पूरा वातावरण था बिहार में, उसको जिस तरह से बीजेपी और जदयू ने खत्म किया है, उसी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया जाएगा। क्या आपको लगता है वोटर वो जो 15 साल का ग्लिम्स बार बार याद दिलाया जा रहा है वोटर्स को, उसमें फंसेगा और आप लोगों का जो नैरेटिव है वो कमजोर होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसकी एक वजह मैं आपको बता देता हूँ। कहीं न कहीं बिहार के जनमानस के भीतर जो सबसे बड़ी समस्या है, उसको समझने में एनडीए नाकाम हो रही है। उनको लगता है कि भय की बात करके भूख के सवाल को वो गुमराह कर देंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। बिहार के लोग जानते हैं कि उनकी क्षमता क्या है, उनकी शक्ति क्या है, उनका ताकत क्या है। वो ये चाह रहे हैं कि राजनीति की परिभाषा बदले, और राजनीति की परिभाषा बदलने के लिए ही हम लोग ये कह रहे हैं कि हम किसी जाति के खिलाफ नहीं बोलेंगे, किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलेंगे, किसी समुदाय के खिलाफ नहीं बोलेंगे। हम बेकारी के खिलाफ बोलेंगे, हम दंगाई और महंगाई के खिलाफ बोलेंगे। ये जो नई परिभाषा हम लोग गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको डिरेल करने के प्रयास में जो है ये लोग लगे हुए हैं, और बार बार जो है पुरानी बात बोल करके, भय की बात बोल करके लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं उनको गुमराह करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। रही बात बदलाव होगा कि नहीं होगा, देखिए हम लोग संसदीय प्रणाली में रहते हैं। संसदीय प्रणाली में हमारा जो चुनाव होता है उसमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है, और आप बार बार देखते हैं कि मेजोरिटी की सरकार नहीं बन पाती है। जैसे ये बात मैं बोलते रहता हूँ कि ज़्यादातर वोट जो सरकार के खिलाफ पड़ते हैं, वो वोट बेकार हो जाते हैं अगर उनको इकट्ठा ना किया जाए तो। और उसी को इकट्ठा करने के प्रयास में इस बार हम लोग ग्रैंड अलायंस बनाए हैं। कई लोगों ने ये भी सवाल पूछा कि किसी को 6, किसी को 4, किसी को 19, तो सम्मानजनक सीट नहीं है। हम बोले कि देखिए, परीक्षा पास करने के लिए अगर 35 नंबर की ज़रूरत है, तो आप 34 भी ले आते हैं तो आप परीक्षा से पास नहीं कर पाते, आप फेल कर जाते हैं। तो पहली शर्त यह है कि 35 होनी चाहिए। तो सरकार को बदलने की चाहत रखने वाले जो लोग हैं, उनके वोटों का बिखराव नहीं हो, इसको हम लोग समेटने का प्रयास कर रहे हैं। और जो हवा बनी है, जो माहौल बना है, और बिहार के नौजवानों का जो आंदोलन था, उसको हम लोग इस चुनाव में ग्राउंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो लोग आ रहे हैं रैलियों में, ये अगर वोट में कन्वर्ट हो जाए तो मुझे तो पक्का भरोसा है कि बिहार में बदलाव हो सकता है। ओके, आप इनफैक्ट उस इस सवाल पे मैं आने ही वाला था। जो लेफ्ट का अलायंस है, ये कई बार आपसे पूछा जा रहा होगा, लेकिन मैं इस बात को समझना चाह रहा हूँ। अब जब आप ग्राउंड पे जा रहे हैं, फाइनली आप आरजेडी के कैंडिडेट्स के लिए भी प्रचार कर रहे हैं, तो वो सवाल हट गया है जो शायद मैं पूछता पहले कि आप कहाँ हैं, आप चुनाव प्रचार में क्यों नहीं जा रहे हैं आरजेडी के साथ। लेकिन क्या आपको लग रहा है जब आप ग्राउंड पे जा रहे हैं और चुनावी सभाएं कर रहे हैं, तो एक हिकअप्स जो होते हैं, क्योंकि आप नेचुरल अलाइज नहीं है, नेचुरल पार्टनर्स नहीं है। आरजेडी अलग तरह की पॉलिटिक्स करती आई है। सीपीएम, मुझे एक इनफैक्ट सीपीआई-एमएल के वर्कर मिले हिल्सा में, उन्होंने कहा कि हम कॉम्पिटिटर्स रहे हैं लंबे समय तक, हम पॉलिटिकल एनिमीज नहीं थे, आरजेडी और लेफ्ट की जो पार्टियां हैं। लेकिन क्या वो हिकअप्स हैं ग्राउंड में, शंकाएं हैं मन में वॉलंटियर्स के, वर्कर्स के, कि भाई इतने लंबे समय तक हमने लेफ्ट की राजनीति की बिहार में और आरजेडी के सरकार के खिलाफ भी की, तो वो शंकाएं आपको दिख रही हैं, वो हिकअप्स दिख रहा है? देखिए, इसमें ना दो हिस्सा है।
देखिए, जब हम लेफ्ट भी बोलते हैं तो ये कोई होमोजीनियस कैटेगरी नहीं है। मैं जिस लेफ्ट के साथ हूँ, जिस लेफ्ट पार्टी के साथ हूँ, उसका तो इतिहास रहा है लालू जी को मुख्यमंत्री बनाने का। मतलब अगर लेफ्ट समर्थन नहीं देती तो लालू जी ही मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। इनफैक्ट जो बात आरजेडी बहुत जोर शोर से बोलती रही कि आडवाणी जी का रथ रोका गया, वो भी उस दौर के जिन जिन लोगों ने भी पॉलिटिकल मेमोयर लिखा है, वो ये बात कहते हैं कि चूंकि आरजेडी की सरकार सीपीआई के समर्थन से चल रही थी, इसलिए ये संभव हो पाया। तो ये जो है बात जहाँ तक कही जाती है कि एक जो है एक हिचकिचाहट सी रहती है। देखिए, हिचकिचाहट कार्य करने की संस्कृति को लेकर के है। आप जानते हैं कि लेफ्ट जिस तरीके से चुनाव लड़ता है, जिस तरीके से उसके वर्कर ग्राउंड पे उतरते हैं, वो एक अलग तरह की कार्य संस्कृति में काम करते हैं। आरजेडी एक अलग तरह की कार्य संस्कृति में काम करती है। तो उसको मिला पाना एक कठिन चुनौती तो रहा है, लेकिन ये चुनौती अपने आप खत्म हो गया है। ये चुनौती अपने आप क्यों खत्म हो गया है? कहते हैं ना कि जब पानी का दबाव बढ़ता है तो नदी नाले जो हैं वो आपस में मिल जाते हैं और फिर सारी नदियां जो हैं एक दिन समंदर में जा कर के मिल जाता है। मुझे लगता है कि ओवरऑल ही पूरे देश में ही पक्ष और विपक्ष उसकी लाइन बिल्कुल सीधी खिंचती जा रही है। ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है। इनफैक्ट आप विद इन लेफ्ट भी देख लीजिए। मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ वहाँ सब लेफ्ट पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ती थी। जब ऑनस्लॉट हुआ है राइट रिएक्शनरी फोर्स का, जब सांप्रदायिक ताकतों ने हमला किया है, जब से वो सत्ता में आए हैं, तो सत्ता का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने जो हमला किया है, तो सभी प्रगतिशील, वामपंथी, सेकुलर और लेफ्ट पार्टियों को इकट्ठा होना पड़ा है। इवन अगर मैं सीपीआई की बात करूं तो इन्होंने अपने पार्टी कांग्रेस में बाकायदा ये रेजोल्यूशन पास किया कि हम सीटों की संख्या या अनावश्यक ईगो में नहीं फंसेंगे। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि दुनिया में जो बदलाव हो रहा है उस बदलाव में हम अपना रोल कैसे प्ले करें और उस बदलाव को रोकने वाली जो शक्तियां हैं उसके खिलाफ हम एकता कैसे सुनिश्चित कर सकें। जैसे मैं ये बात जो कह रहा आप हूँ, लोगों ने अपने इलेक्टोरल डिविडेंड की चिंता नहीं की है इस चुनाव में, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं की है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर लोकतंत्र बचेगा, राजनीति की संस्कृति बचेगी, उसके मूल्यों को अगर स्थापित किया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से जो मुद्दा प्रो पीपल होगा, जो जनता के बीच में ज़्यादा मेहनत करेंगे, तो जनता उनको एक्सेप्ट करेगी। और आपने कहा कि दो अलग तरह की राजनीति, ठीक बात है, लेकिन आप देखिए कि क्या आज पूरे के पूरे महागठबंधन की जो राजनीति है वो इशू बेस्ड है कि नहीं है। आपने महागठबंधन के किसी भी नेता को जात पात करते हुए नहीं सुना होगा, हिंदू मुसलमान करते हुए नहीं सुना होगा। सब किसकी बात कर रहे हैं? समान काम का समान वेतन। जब समान काम का समान वेतन आरजेडी के लीडर अपने मुंह से बोलते हैं, तो और किसी जो है आप लेफ्टिस्ट लीडर का भाषण सुनेंगे तो उसमें कोई फर्क रह जाता है क्या? या रोजगार की बात करना, चुनाव में जात पात की बात होती थी, इस बार रोजगार की बात हो रही है। तो अपने आप में बिहार चुनाव का मुद्दा जो है वो पीपल्स इशू की तरफ जो है वो आगे बढ़ा है, शिफ्ट हुआ है वो। और ये पूरी दुनिया में हो रहा है। यही मैं कहना चाह रहा था कि तकनीकी बदलाव ने दुनिया में नए चेंज की संभावनाओं को पैदा किया है और उस संभावना को मारने के लिए जो समाज विरोधी शक्तियां हैं वो इकट्ठा हो गई। अब वो जब इकट्ठा हो सकते हैं, मैं ये अपनी भाषणों में कई बार बोलता हूँ कि जब शोषण की लाठी एक हो सकती है तो हमारी शोषकों की पीठ एक क्यों नहीं हो सकती है। और यूनिटी एंड स्ट्रगल का जो एक स्ट्रेटजी होता है उसी के आधार पे हम लोग काम कर रहे हैं। यूनिटी करेंगे किसी भी वैसी शक्ति के खिलाफ जो समाज में शोषण करती है, और स्ट्रगल करेंगे उन्हीं पार्टनर्स के खिलाफ अगर वो भी अपने कही हुई बातों पे नहीं चलते हैं। जैसे कई लोगों ने हमको पूछा कि अगर सरकार बन जाती है महागठबंधन का और जो संकल्प पत्र लिया गया है उस पर काम नहीं होगा तो आप क्या कीजिएगा? तो हम बोले हम तो रहते ही हैं सड़क पे। जिनके साथ आज सड़क पे खड़ा होकर के बीजेपी से लड़ रहे हैं, कल को वो सत्ता में आकर के काम नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ लड़ेंगे। इनफैक्ट कई सारे वोटर्स जो हैं, जो अभी सिंपथाइजर हैं या एक इशू उनको समझ में आया, जो यंग वोटर्स हैं, वो ये इस बात पे सवाल उठा रहे हैं कि एक कलम से, जो फेमस लाइन हो गई है तेजस्वी यादव की, एक कलम से 10 लाख नौकरियों का ऑर्डर करेंगे, वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि ये पॉसिबल है, ये सब कुछ जो जो सपने दिखाए जा रहे हैं वो पॉसिबल होगा भी कि नहीं। अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होगी? देखिए, एक तो अपने आप में लेफ्ट पार्टी अगर किसी महागठबंधन का हिस्सा होता है
तो सबसे पहले अगर कोई चीज़ इंश्योर होता है तो वो है अकाउंटेबिलिटी। और दूसरा, जो उस गठबंधन को सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है वो मिलता है ज़मीन पे कार्य करने वाले जुझारू कार्यकर्ता। वामपंथी लोग मौसमी नहीं होते हैं कि चुनाव आया है तो मौसमी राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह जो है पट्टा डाल करके गाड़ी पे झंडा लगा करके लोगों के बीच में घूमने लगे हैं। सुबह उठे, तैयार होकर के गेटअप में रेडी होकर के चुनाव कार्यालय पहुँचे, वहाँ से जो है कुछ संसाधन इकट्ठा किए और फील्ड में फिर घूमने लगे। लेफ्ट पार्टी की का सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही होता है कि इसके कार्यकर्ता सालों भर काम करते हैं, सालों भर लोग के बीच में रहते हैं। तो एक जुझारू कार्यकर्ता और दूसरी अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। यूपीए की सरकार बनी थी, किसी को नहीं लग रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी हारेंगे और फील गुड का नारा दिया गया था, याद होगा आपको। तो जब वामपंथी पार्टियां सरकार में शामिल हुई, बाहर से समर्थन दे रही थी, तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया था। और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से जब मनमोहन सिंह की सरकार डिरेल होने की कोशिश की तो वामपंथी पार्टियों ने जो उसको रोकने का प्रयास किया। तो ये हमारी अकाउंटेबिलिटी पे कोई सवाल नहीं है और हम इंश्योर करना चाहते हैं इस बात को कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो जो भूमिका हम विपक्ष में रहते हुए निभाते हैं कि सरकार अपना काम सही तरीके से करे, वही काम हम सत्ता पक्ष में भी होने की स्थिति में भी करेंगे कि सरकार ने जो वादे किए हैं उन वादों को लागू कराया जाए। आखिर में 2-3 क्विक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। एक सवाल, बहुत लोग ये इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि आपने एक अटेम्प्ट किया लोकसभा में, बेगूसराय से चुनाव लड़ा, मेरे ख्याल से आप एंटिसिपेट भी कर रहे होंगे ये सवाल। बहुत लोग जानना चाहते हैं विधानसभा में आप क्यों नहीं ट्राई कर रहे हैं? देखिए, मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ कि राजनीतिक या सामाजिक कार्यकर्ता होने का मतलब सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं होता है और लड़ाई को सिर्फ चुनाव तक सीमित करके नहीं देखना चाहिए। जैसे आप भी एक लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके जो कैमरा पर्सन है वो भी एक लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने तरीके से समाज में एक मूल्य को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको सिर्फ चुनाव तक सीमित करके नहीं देखना चाहिए। दूसरा ये है कि सारा काम हम ही तो नहीं करेंगे ना, राजनीति भी एक टीम वर्क की तरह होती है। अलग अलग समय में आपको अलग अलग जिम्मेवारी दी जाती है। कभी आप, जब फील्डिंग करता है आपका टीम तो आप विकेट कीपिंग करते हैं, और जब बैटिंग करता है तो आप ओपनिंग करते हैं। तो अलग अलग समय में आपको अलग अलग भूमिका अपनी निभानी पड़ती है। मैं अपनी पार्टी का एक अनुशासित कार्यकर्ता होने का प्रयास कर रहा हूँ। उसकी कोशिश रहती है कि उसके अनुशासन में काम करूँ। पार्टी जो भी जिम्मेवारी देगी, पार्टी बोलेगी कि भाई घर घर घूम के पर्चा बांटिए तो पर्चा बांटेंगे। पार्टी बोलेगी कि माइक लगा दीजिए, दरी बिछा दीजिए तो माइक लगा देंगे, दरी बिछा देंगे। पार्टी कहेगी कि उसी स्टेज पे खड़ा होकर के भाषण दे दीजिए तो भाषण दे देंगे। पार्टी कहेगी तो डफली लेकर के, हारमोनियम लेकर के गाना गाने लगेंगे। देखिए, हमारे लिए राजनीति सिर्फ कैरियर बनाने का कोई माध्यम नहीं है। कैरियर तो ऑलरेडी हमारे पास है ना, इतना चप्पल घिस लिए हैं लाइफ में, पीएचडी किए हैं, इतनी क्षमता और योग्यता तमाम लोगों की कृपा से है कि कैरियर तो अपना बना ही लेंगे। राजनीति एक खास उद्देश्य से कर रहे हैं और वो उद्देश्य ये है कि राजनीति में जो पतन हुआ है मूल्यों को, उसको पुनर्स्थापित किया जाए। जो राजनीति एक संभावना देती है, जैसे आप देखिए इस लोकतंत्र की ही खासियत है ना कि एक चाय बेचने वाले व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री बने हैं, अगर यह तथ्य सही है तो ये संभावना तो वह लोकतंत्र ही देता है ना। वो लोकतंत्र ही यदि नहीं बचेगा तो चुनाव लड़ करके आप क्या करेंगे? इसीलिए उनका नारा होता है हिंदू और मुसलमान, और हमारा जो पूरा का पूरा नैरेटिव है, हमारा जो ऑप्टिक्स है, वो है जय जवान, जय किसान, जय संविधान। तो चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन बाकी लोग जो लड़ रहे हैं उनके साथ हम भी लड़ रहे हैं। और बेगूसराय चुनाव लड़ने का देखिए लाभ सबसे बड़ा ये है कि बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 5 पे हम सेकंड किए थे और आरजेडी से भी हमको ज़्यादा वोट आया था। और आज जो है उस 7 में से 4 सीट जो है वो लेफ्ट पार्टी को मिला है। तो उसमें लेफ्ट सीपीआई बढ़त बना रही है चुनाव में? सीपीआई को यहाँ 3 सीट है, सीपीआईएम को 1 सीट है, 4 लेफ्ट को है, 2 जो है वो आरजेडी को है, 6 और 1 कांग्रेस के पास है। अभी तक बेगूसराय का जो माहौल है, मुझे लगता है कि लोग जब गिरिराज जी को वोट किए थे तो उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि बीजेपी की सरकार बनेगी और हमारे सांसद मंत्री बनेंगे। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक, उनकी सरकार भी बनी, वो मंत्री भी बने, लेकिन उनकी उम्मीदों पे वो बिल्कुल खरा नहीं उतर पाए। मतलब यहाँ जो छोटा मोटा आंदोलन हुआ, ना उस आंदोलन में वो शिरकत किए, ना उन सवालों का वो जो है कोई मुकम्मल इंतजाम कर पाए, उसका निदान कर पाए। एक छोटा सा उदाहरण मैं बता देता हूँ कि रामदीरी में ज़बरदस्ती किसानों की ज़मीन ली जा रही थी,
किसान आंदोलन हुआ, वहाँ पे हमारी पार्टी के लोग गए, हमारे कार्यकर्ता गए, किसान थे, आसपास के गांव के लोग थे, ब्रूटली जो है लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद सांसद से जब लोग मिलने के लिए गए, मंत्री जी से जब मिलने के लिए गए, मिलना तो छोड़ दीजिए, उनको धुतकार करके भगा दिया। तो कहीं ना कहीं बेगूसराय के लोगों को यह बात याद आ रही है कि हम ऐसे नेताओं का चुनाव करें जो हमारे हक के लिए लड़े, और वो रिजॉर्ट रिजॉर्ट जो है ना, जीत जाने के बाद अपना ईमान ना बेचता फिरे। ओके, फाइनल सवाल, क्या तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार एक मंच पे दिखेंगे इस चुनाव प्रचार में? देखिए, हम लोग सब महागठबंधन के पार्ट हैं, तो एक ही मंच है, जिम्मेवारी अलग अलग है। वो जब भाषण दे रहे होते हैं तो मैं किसी मार्केट में जो है पर्चा बांट रहा होता हूँ, जब वो किसी और काम में व्यस्त होते हैं तो मैं भाषण दे रहा होता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये कोई मुद्दा नहीं है, अनावश्यक लोग इसको हवा दे रहे हैं। हम लोगों का ऑप्टिक्स बिल्कुल क्लियर है, और उस ऑप्टिक्स में हमने आपको कहा कि पूरा का पूरा नैरेटिव जो है जय जवान जय किसान जय संविधान के दायरे में है। किसी चेहरे किसी व्यक्ति के इर्द गिर्द हम लोग अपने नैरेटिव को नहीं ले जाना चाहते हैं। जहाँ ऐसी परिस्थिति बनेगी, दोनों साथ होंगे तो एक ही मंच पे हैं, साझा नहीं करने का कोई सवाल ही नहीं है। आपने चिराग पासवान को एक तरह से बीजेपी का बी टीम बताया है, वजह क्या है? नहीं नहीं, हम ए टीम बी टीम वोट कटवा ये सब बात नहीं कहते हैं। हमने सिर्फ वही बात की है जो बिहार का बच्चा बच्चा महसूस कर रहा है। आप किसी से भी पूछिएगा ना तो वो बता देगा, बहुत आराम से बता देगा कि क्या चल रहा है। तो हमने ये कहा कि बड़ी चालाकी से भाजपा एक चिराग से अपना घर रोशन कर रही है और नीतीश जी का घर जला रही है, जेडीयू का घर जला रही है, और ये बिहार के लोगों की भावना है। सिर्फ हमने वो जाहिर की है। चिराग जी के खिलाफ या किसी भी नौजवान राजनीतिक कार्यकर्ता के खिलाफ मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करता हूं, और जो बड़े लोग हैं वो तो बड़े ही हैं, तो उनके खिलाफ कोई टीका टिप्पणी करने का सवाल नहीं है। कई लोग हमको ये भी बोल रहे हैं कि आप नीतीश जी के खिलाफ हमलावर नहीं हैं। हम बोलेंगे उनके खिलाफ क्या हमलावर होंगे, हैं? एक दिनकर जी की लाइन है ना, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसकी क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल हो। तो उस पर क्या हम हमला करेंगे? जो हम चाहते हैं कि जो एक रिएक्शनरी पॉलिटिक्स होता है ना, उससे बाहर निकल करके एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को एस्टेब्लिश किया जाए। बिहार में बीजेपी को रोकने की कवायद है कन्हैया की? देखिए, मेरे अकेले के सिर्फ करने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरी ये कोशिश ज़रूर है कि मैं जो महसूस कर रहा हूँ, मैं जो समझ रहा हूँ, लाखों करोड़ों लोग बिहार के वो महसूस कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि असल लड़ाई क्या है और असल मुद्दा क्या है। असल लड़ाई और असल मुद्दा तो यही है कि भाजपा को रोका जाए। और भाजपा जो है हमेशा से सीधे से आती नहीं है, वो चोर दरवाजे से एंट्री करती है। और आप किसी भी राज्य में जो है इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं। सबसे ताज़ा तरीन उदाहरण जो है वो महाराष्ट्र का है कि वो सीधे सामने से नहीं आते हैं, वो चोर दरवाजे से जो है वो एंट्री मारते हैं। जैसे उनको मालूम था कि वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ देश की जनता को नहीं भड़का सकते हैं, तो उन्होंने इमरजेंसी का सहारा लिया था। उसके बाद जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उस समय भी देखिए क्या हुआ कि सीधे तौर पे भाजपा कांग्रेस के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं कर रही थी, और वो कर भी नहीं सकती थी। कहते हैं ना कि चलनी जो होता है उसमें खुद ही हजार छेद होता है, तो वो सूप को क्या दूसेगा, उसकी जो है आलोचना क्या करेगा। वो इस राजनीतिक परंपरा में खुद ही वो सारी चीज़ों के शिकार हैं जिसका वो आरोप दूसरे के ऊपर लगाते हैं। तो वो हमेशा जो है चोर दरवाजे से एंट्री मारते हैं। 2014 से पहले अन्ना आंदोलन हुआ था, याद होगा आपको, और बड़ी चालाकी से जो है भाजपा के समर्थक भी उसमें शामिल हो गए कि कांग्रेस के खिलाफ जितना माहौल बनेगा, अल्टीमेटली जब चुनाव होगा तो इसका फायदा हम लेंगे। बिहार में भी कहीं ना कहीं वो कर रहे हैं, ठीक है, कि नीतीश कुमार के खिलाफ जितना माहौल बनेगा तो आराम से जो है उनको माला पहना करके, टोपी पहना करके उनको डंप कर देंगे। बाकी लोगों का जो गुस्सा है वो स्वाभाविक है। सरकार अगर काम नहीं करेगी और नीतीश जी जो हैं वो सरकार का चेहरा है, तो स्वाभाविक रूप से हमला उनके ऊपर होगा। हमला उनके ऊपर हो रहा है और होना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके पीछे जो साजिश है उसको भी समझना चाहिए कि भाजपा कितनी चालाकी से जो है इस अवसर का लाभ उठा रही है। ऐसा हो सकता है क्या कि मुख्यमंत्री जिम्मेवार हो और उप मुख्यमंत्री जिम्मेवार नहीं हो? शुरू से जो है आप सरकार बनाए हैं, साथ में रहे हैं, और मुझे लगता है कि नीतीश जी को भी यह बात रियलाइज होगा कि भाजपा के साथ उनको नहीं जाना चाहिए था। बिहार जैसे राज्य में भाजपा को खड़ा करने की गलती जो उन्होंने की है, इसका खामियाजा जो है हमारी पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को उठाना पड़ सकता है।
तो ये थे कन्हैया कुमार ईशा विल से बात कर रहे थे। कन्हैया बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।